जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की जो हमारी ये वीडियो है ये अकाउंट्स की बेसिक टर्म के बारे में ही है। इससे पहले हमारी अकाउंट की बेसिक टर्म के बारे में टोटल 8 वीडियो आ चुकी हैं, जिनमें हमने अभी तक टोटल 23 बेसिक टर्म को कवर किया है, जिनमें हमने कवर किया है बिजनेस ट्रांजैक्शन को, इवेंट को, अकाउंट्स को, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटीज, एसेट्स, रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन, एक्सपेंसेस, लॉस, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, स्टॉक या फिर स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल। ये टोटल हमने 23 बेसिक टर्म अभी तक कवर किए और इस वीडियो में हम अभी 3 बेसिक टर्म को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे गुड्स को, कॉस्ट को और वाउचर्स को। इन तीनों को अच्छी तरह से डिस्कस करने के बाद मैं आपको इनके संबंध में 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दूंगा इस वीडियो के एंड में। तो आप उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और जितनी भी ये वीडियो मैंने अभी आपको बताई हैं, 8 हमारे जो पार्ट्स बन चुके हैं बेसिक टर्म के बारे में, इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इनमें से किसी भी बेसिक टर्म के बारे में यदि आप डिटेल से जानना चाहें तो उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम कवर करेंगे गुड्स को, कॉस्ट को और वाउचर्स को। तो इस वीडियो में सबसे पहला हम कवर कर रहे हैं गुड्स को। गुड्स क्या होता है कि कोई भी ऐसी भौतिक वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम खरीद सकते हैं, जिसको हम बेच सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो सभी गुड्स कहलाता है, वो सभी सामान होता है। परंतु हम अकाउंटेंसी में जो गुड्स को पढ़ते हैं वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। अकाउंटेंसी में गुड्स का मतलब होता है कि जो लाभ कमाने के उद्देश्य से यदि हम किसी वस्तु को खरीद कर बेचते हैं या फिर बनाकर यानी कि प्रोड्यूस करके बेचते हैं, तो वो हमारा गुड्स कहलाता है। जैसे कपड़ा हो गया, बुक्स हो गई, फर्नीचर हो गई, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप हो गई, व्हीकल्स हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह की जो वस्तुएं हैं, यदि हम उनको बनी बनाई खरीद कर या फिर खुद बना के, खुद प्रोड्यूस करके उनको सेल करते हैं, तो वो गुड्स कहलाता है अकाउंट्स की भाषा में। वैसे ये सभी गुड्स हैं। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक फर्नीचर की शॉप खोली हुई है और मैं फर्नीचर को परचेज करता हूँ, बना बनाया चेयर्स मान लो मैं बनी बनाई खरीदता हूँ और उन बनी बनाई चेयर्स को मैं आगे सेल कर देता हूँ दोबारा से कस्टमर्स को। तो यहाँ पे जो चेयर्स हैं, जो ये फर्नीचर है, वो मेरा गुड्स है। इसके अलावा यदि मैं अपने बिजनेस में, अपनी शॉप में कुछ स्टेशनरी का सामान भी परचेज करता हूँ, कुछ रजिस्टर परचेज करता हूँ, कुछ पेन परचेज करता हूँ अपने हिसाब किताब को लिखने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो यहाँ पे जो ये मेरी स्टेशनरी है वो गुड्स नहीं है, वो मेरा एक्सपेंसेस है। परंतु यदि मेरी खुद की स्टेशनरी की शॉप होती फर्नीचर की शॉप के बजाय, और मैं स्टेशनरी का सामान खरीदता बेचने के पर्पज़ से, तो यहाँ पर जो स्टेशनरी होती वो मेरा एक्सपेंसेस नहीं होता बल्कि गुड्स होता। कहने का मतलब ये है कि अकाउंटेंसी में हम गुड्स केवल उसी को बोलते हैं जिसका हम व्यापार कर रहे हैं। अगर हम जिस चीज़ का व्यापार नहीं कर रहे उस चीज़ को भी हम खरीदते हैं, तो वो हमारी या तो एक्सपेंसेस होती है या फिर हमारी एसेट्स होती है। जैसे मान लीजिए मैंने फर्नीचर का जो भी आपको एग्जांपल लिया, उसमें मैंने अपने ऑफिस में एसी भी लगाया हुआ है, तो जो मैंने एसी परचेज किया वो मेरा फिर एसेट्स है। मैंने मान लो वहाँ पे कूलर लगाया हुआ है, पंखा लगाया हुआ है, फ्रिज लगाया हुआ है या किसी भी अन्य उपकरण, प्रिंटर्स वगैरह, लैपटॉप लगाए हुए हैं, तो वो मेरा रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं है, वो मेरे बिजनेस में मेरे को अर्निंग कैपेसिटी में हेल्प कर रहे हैं,
तो वो सारे मेरे या तो एक्सपेंसेस हैं या फिर मेरी एसेट्स हैं। तो मुझे आशा है कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे गुड्स को, कि वैसे तो गुड्स का मतलब होता है क्लॉथ, बुक्स, फर्नीचर, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, व्हीकल एक्सेट्रा, ये सारे हमारे गुड्स हैं। परंतु अकाउंट की लैंग्वेज में गुड्स का मतलब केवल उस माल से है जिसका हम व्यापार करते हैं, जिसको हम प्रॉफिट के उद्देश्य से पहले परचेज करते हैं या बनाते हैं और उसके बाद उसको रीसेल कर देते हैं। तो यहाँ पे गुड्स का मतलब ये है। हाँ, जैसे आप मान लो खुद माल बना के बेचते हो तो गुड्स में यहाँ पे जो हमारा कच्चा माल होगा वो भी गुड्स में काउंट किया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको जो फर्नीचर का एग्जांपल लिया है, चेयर्स का एग्जांपल लिया, तो उसमें मान लीजिए मैं लकड़ी खरीदता हूँ, कील खरीदता हूँ उनको बनाने के लिए, फेविकोल खरीदता हूँ, पॉलिश का सामान खरीदता हूँ या अन्य जो भी उसमें मटेरियल यूज होता है वो खरीदता हूँ, तो वो सारा सामान भी मेरा गुड्स ही कहलाएगा, क्योंकि मेरा काम जो है वो फर्नीचर बना के बेचने का है। तो फर्नीचर भी मेरा गुड्स है और जो फर्नीचर को बनाने के लिए मेरी चीज़ें यूज हुई हैं, जो मेरा मटेरियल यूज हुआ है, वो भी मेरा सारा का सारा गुड्स ही है। अगली जो बेसिक टर्म है हमारी वो है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है कि वस्तु या फिर जो सेवा है उसको प्राप्त करने या फिर उसको उत्पादन करने के संबंध में जो मेरा संपूर्ण व्यय हुआ है, जो मेरा कुल खर्चा हुआ है, वो मेरी कॉस्ट कहलाता है। ये कॉस्ट मेरी एक्चुअल भी हो सकती है और नॉशनल भी हो सकती है। एक्चुअल का मतलब जो मैंने वास्तव में किसी को पे की है वो एक्चुअल है, और नॉशनल का मतलब जो मैंने किसी को पे नहीं की, मतलब वो एक्चुअल में पेमेंट नहीं हुई है परंतु वो फिर भी खर्चा माना जाता है। जैसे मान लीजिए मेरी खुद की बिल्डिंग है, तो मैं खुद की बिल्डिंग में ये फर्नीचर बनाने का काम कर रहा हूँ, तो फर्नीचर बनाने के लिए जितना भी लकड़ी जो लगी है, जो कील लगी है, फेविकोल लगा है, वेजिज लगी है कारपेंटर वगैरह की, और इसके अलावा जितने भी खर्चे लगे हैं वो सारे खर्चे काउंट होंगे, वो मेरी कॉस्ट है। इसके अलावा जो मेरी बिल्डिंग का रेंट है, जो मैंने अपने आप को नहीं दिया, अगर मैं किसी दूसरे की बिल्डिंग में किराए पर लेकर इस काम को करता तो मुझे वो किराया भी तो देना पड़ता ना। तो इस खर्चे को नॉशनल एक्सपेंसेस मानते हैं, जो मैंने किसी को दिया नहीं है, क्योंकि वो बिल्डिंग मेरी खुद की थी इस वजह से। अगर किसी और की होती तो मुझे देना पड़ता ये पैसा। तो इस खर्चे को नॉशनल एक्सपेंसेस बोलते हैं। और एक्चुअल में जो मैंने लकड़ी की पेमेंट की है लकड़ी खरीदने के लिए, जो कारपेंटर को मैंने वेजेज दिए बनाने के लिए, जो मैंने कील खरीदने के लिए पैसा दिया, जो मैंने फेविकोल खरीदने के लिए पैसा दिया, जो मैंने पॉलिश खरीदने के लिए पैसा दिया, या कोई अन्य रुपए मैंने उस पर खर्चा किया, तो वो सारा मेरा एक्चुअल एक्सपेंसेस है। और जो मैंने अपने आप को अपनी बिल्डिंग का जो रेंट नहीं दिया वो मेरा नॉशनल एक्सपेंसेस है। तो कॉस्टिंग में एक्चुअल एक्सपेंसेस और नॉशनल एक्सपेंसेस टोटल अगर हम किसी प्रोडक्ट के काउंट करते हैं तो वो मेरी कॉस्ट कहलाता है। अब जो कॉस्ट होती है वो हम वैसे तो कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, परंतु अभी मैं आपको केवल जो मुख्य मुख्य पार्ट्स हैं इसके उसके बारे में बताता हूँ। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा है डायरेक्ट कॉस्ट और चौथा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इनको एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कि वो कॉस्ट आपकी हमेशा लगेगी ही लगेगी, भले ही आपके बिजनेस में काम हो या ना हो। जैसे मैंने जो भी आपको चेयर्स का फर्नीचर का जो एग्जांपल लिया है, तो मैं बेशक एक भी चेयर बनाऊं या ना बनाऊं, अगर मैंने मान लो बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है तो उस बिल्डिंग का किराया लगेगा ही लगेगा, भले ही मेरी 1 साल में 1000 चेयर बने, भले ही मेरी 500 चेयर बने, भले ही मेरी एक भी चेयर ना बने, परंतु वो मुझे 1 साल का रेंट तो देना पड़ेगा। तो ये मेरी फिक्स कॉस्ट हो गई, जो मतलब वस्तुओं के उत्पादन से जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना वो वस्तुओं के उत्पादन से बढ़ती हैं ना वो घटती हैं, वो फिक्स ही रहती हैं, तो वो कॉस्ट फिक्स है, उनको हम फिक्स कॉस्ट बोल सकते हैं। दूसरी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वस्तुओं के कम या ज़्यादा उत्पादित होने की वजह से वो भी कम या ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब वो पर यूनिट सेम रहती हैं परंतु वैसे बदल जाती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अगर एक चेयर बनाई तो उसमें लकड़ी कम लगेगी, एक ही चेयर के हिसाब से लकड़ी लगेगी तो कॉस्ट कम आएगी। 2 बनाऊंगा तो 2 के हिसाब से कॉस्ट डबल हो जाएगी, 3 बनाऊंगा तो उसी के हिसाब से ट्रिपल हो जाएगी।
10 बनाऊंगा तो उसी के हिसाब से 10 टाइम्स हो जाएगी। तो मतलब जितनी ज़्यादा मैंने कुर्सियाँ बनानी शुरू की तो लकड़ी भी उसी हिसाब से ज़्यादा लगी, फेविकोल भी उसी हिसाब से ज़्यादा लगा, वेजेज भी उसी हिसाब से ज़्यादा लगी, कीले भी उसी हिसाब से ज़्यादा लगी, या अन्य मटेरियल भी उसी हिसाब से ज़्यादा लगा। परंतु जो फिक्स वाला था उसमें ऐसा नहीं था। मैंने कुर्सी 1 बनाई, 2 बनाई, 10 बनाई, कितनी भी बनाई, रेंट मेरा फिक्स था। तो वेरिएबल में क्या हुआ, पर यूनिट कॉस्ट सेम रही परंतु वैसे बदल गई। मतलब टोटल कॉस्ट में अगर हम काउंट करें तो 1 कुर्सी थी तो कम कॉस्ट आई, 2 थी तो ज़्यादा आई, 3 थी तो और ज़्यादा आई, और अगर 10 थी, 20 थी, 50 थी तो और भी ज़्यादा आई। और तीसरी कॉस्ट हम बोल सकते हैं जो डायरेक्ट है वो वाली। तो डायरेक्ट का मतलब है कि हम जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, जिस वस्तु को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर वो डायरेक्टली लग रही है। मतलब हम बता पा रहे हैं कि ये खर्चा इसी वस्तु का लगा हुआ है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जैसे कुर्सी पर जो खर्चा लकड़ी का लगा है, कुर्सी पर जो खर्चा कीलों का लगा है, फेविकोल का लगा है, पॉलिश का लगा है, वेजिज का लगा है, अगर हम वेजिज मान लो पर पीस के हिसाब से दे रहे हैं तो ये सारे के सारे जो मेरे खर्चे हैं वो डायरेक्ट हैं। मतलब मैं ये बता पा रहा हूँ कि ये खर्चा मेरा इसी कुर्सी का है। और चौथा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें हम ये नहीं बता पाते कि ये जो कॉस्ट लगी है वो इस कुर्सी की वजह से लगी है, वो इनडायरेक्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल से आप समझेंगे इसमें, अभी जो मैंने आपको बताया कि हमने 1 कुर्सी बनाई तो 1 कुर्सी के लिए लकड़ी लगी, कम लगी, उसके हिसाब से उसकी लागत आई। 2 कुर्सी बनाई तो लकड़ी डबल लग गई, 3 कुर्सी बनाई लकड़ी उसी हिसाब से 3 गुनी लग गई। परंतु इन सब काम को करवाने के लिए मान लो मैंने एक सुपरवाइजर रखा हुआ है, तो सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो फिक्स जाएगी ही जाएगी। भले ही मैं कारपेंटर से 1 कुर्सी बनवा रहा हूँ, 10 बनवा रहा हूँ, 5 बनवा रहा हूँ, 20 बनवा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि जो सुपरवाइजर की सैलरी है वो 1 कुर्सी के लिए कितनी रुपए लगी। जबकि कारपेंटर की वेजेज को मैं बता पा रहा हूँ, क्योंकि कारपेंटर अगर 1 कुर्सी बना रहा है तो 1 कुर्सी के हिसाब से वो वेजेज लेगा, 2 बना रहा है तो 2 के हिसाब से लेगा, 10 बना रहा है तो 10 के हिसाब से लेगा। परंतु जो सुपरवाइजर की सैलरी है, या जो अन्य ऑफिसर्स की सैलरी है, या जो बिल्डिंग का रेंट है, या जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, उसमें इतना चेंज नहीं हो रहा। तो वहाँ पे हम ये नहीं बता पा रहे कि पर यूनिट या पर मतलब चेयर हमारा क्या खर्चा आ रहा है। तो ये कॉस्ट हमारी इनडायरेक्ट है। आपको मैंने फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये वाली कॉस्ट समझाई है। बाकी कॉस्ट और भी बहुत तरह की होती है, परंतु वो फिर हमारा टॉपिक से थोड़ा आउट हो जाएगा, क्योंकि वो कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है। फिर अकाउंटिंग के लिए हमने बस इतना ही सीखना है कि कॉस्ट होती क्या है। कॉस्ट का मतलब है कि किसी वस्तु को यदि आप बनी बनाई परचेज करते हो तो उसके लिए जो भी आप पेमेंट करते हो वो आपकी कॉस्ट है। जैसे मान लीजिए मैंने एक मशीनरी खरीदी, मशीनरी 2 लाख रुपए की थी, उसको इंस्टॉलेशन करवाने के लिए 10,000 रुपये लग गया, उस पर फ्रेट 5,000 रुपये लग गया, तो यहाँ पर मेरी मशीनरी की कॉस्ट 2,15,000 हो गई। 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000 करके। और यदि मैंने किसी वस्तु का खुद निर्माण किया तो उस वस्तु को निर्माण करने में जो भी मेरा मटेरियल लगा, जो भी मेरा रॉ मटेरियल लगा, जो भी मेरी वेजेज लगी, और जो भी अदर मटेरियल लगा किसी भी तरह का, वो सारा मिला के अगर मैं इकट्ठा करूं तो उसे मैं कॉस्ट बोलूँगा, जिसका मैंने आपको अभी एग्जांपल से भी समझाए और इसके पार्ट्स भी बताए मैंने। कॉस्ट हमारी कितनी तरह की होती है, फिक्स, वेरिएबल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट जो हमारी बेसिक टर्म है वो है वाउचर्स। वाउचर्स क्या होता है, इसको हिंदी में प्रमाणक बोलते हैं। यह एक ऐसा लिखित प्रमाण है, ऐसा रिटर्न में एक एविडेंस है, प्रूफ है, जो ये साबित करता है कि वास्तव में कोई लेन देन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यानी कि किसी लेन देन को साबित करने वाला जो डॉक्यूमेंट है वो वाउचर है। जैसे मैंने अपने बिजनेस में एक फर्नीचर को परचेज किया, तो ये जिस चीज़ से साबित होगा कि फर्नीचर वास्तव में परचेज हुआ है, इसको साबित हम कैसे करें। तो जो साबित करने वाला डॉक्यूमेंट्स है, जो साबित करने वाला प्रूफ है, वो मेरा वाउचर कहलाता है, जो उसको साबित करे। यानी कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, उस ट्रांजैक्शन को जो एविडेंस, जो आपका सबूत उसको प्रमाणित करे, वो आपका वाउचर होता है। वाउचर पे अगर 5,000 रुपये से ऊपर की हम पेमेंट करते हैं, मान लो जो पेमेंट कर रहे हैं किसी को, और वो पेमेंट हमारी 5,000 रुपये से ज़्यादा की है,
तो उस पर रिवेन्यू स्टैंप लगाना उचित होता है। रिवेन्यू स्टैंप एक सरकारी रसीद होती है जो 1 रुपये की उस पर लगाते हैं हम। उससे हमारा लीगली वो प्रूव हो सकता है, मतलब लीगली बन जाता है वो। अगर 5,000 रुपये से ऊपर की पेमेंट है तो हमें वो लगानी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं अपने कर्मचारी को सैलरी पे कर रहा हूँ और वो सैलरी है 10,000 रुपये मंथली उसकी, तो मुझे ये चाहिए कि मैं 10,000 रुपये की जब उसको सैलरी दूँ तो एक वाउचर बनाऊँ जिस पे उसके रिसिप्ट के साइन लूँ और एक इस रिवेन्यू स्टैंप लगाऊँ जिसमें वो साइन हाफ रिवेन्यू स्टैंप पे करे और हाफ बाहर करे, मतलब रिवेन्यू स्टैंप को क्रॉस करते हुए वो साइन करे, तो वो लीगल बन जाता है। जो आपके वाउचर्स होते हैं वो फर्म टू फर्म वेरी करते हैं, मतलब सब के अलग अलग होते हैं, थोड़े बहुत वो चेंज हो सकते हैं फर्म के हिसाब से। फर्म अपने नाम से प्रिंट करवाती है उनको। वैसे बाजार में मार्केट में बने बनाए वाउचर्स भी आते हैं जो कॉमन वाउचर्स होते हैं जिनको कोई भी यूज कर सकता है। बट जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं उनके सबके खुद के नाम से वाउचर वो खुद प्रिंट करवाती हैं, यानी कि ये फर्म टू फर्म वेरी करते हैं। वाउचर सारे अलग अलग बनाए जाते हैं, मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं सभी के वाउचर्स अलग अलग बनते हैं। एक ट्रांजैक्शन के लिए एक वाउचर यूज होता है, दूसरी ट्रांजैक्शन के लिए दूसरा वाउचर यूज होता है। सभी वाउचर्स पे अकाउंटेंट के ऑथराइज्ड पर्सन के साइन भी होते हैं। अब हम पढ़ते हैं वाउचर्स की टाइप्स। वाउचर कितने तरह के होते हैं। वाउचर्स को मुख्य हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो कैश वाउचर्स और एक नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स वो वाउचर्स होते हैं जो आपके रिसिप्ट या पेमेंट के लिए बनाए जाते हैं, मतलब जो कैश ट्रांजैक्शंस के लिए बनाए जाते हैं, या तो पैसा आएगा या फिर पैसा जाएगा। इसके लिए जिस वाउचर को हम बनाते हैं वो हमारा कैश वाउचर्स कहलाता है। और नॉन कैश वाउचर्स जो आपके उधारी के संबंध में बनाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने उधार सामान बेचा, उधार सामान मैंने खरीदा, मेरा उधार बेचा हुआ सामान मान लो वापस आ गया, उधार खरीदा हुआ सामान मैंने वापस कर दिया, या बिजनेस में कोई एसेट्स पे मैंने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड की। तो मतलब इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें हमारा कैश यूज नहीं हुआ, उन ट्रांजैक्शंस के लिए जो वाउचर्स बनाए जाते हैं वो नॉन कैश वाउचर्स होते हैं। और जिन ट्रांजैक्शंस में मेरा कैश यूज हुआ, या तो कैश का इनफ्लो हुआ या फिर कैश का आउटफ्लो हुआ, यानी कि या तो पैसा आया या पैसा गया, तो उनके लिए जो वाउचर्स बनाए जाते हैं वो कैश वाउचर्स कहलाते हैं। अब कैश वाउचर्स को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो डेबिट वाउचर्स और एक क्रेडिट वाउचर्स। डेबिट वाउचर्स पेमेंट के लिए बनाए जाते हैं। मैंने मान लो किसी को भी कोई पेमेंट करनी है या की है मैंने पेमेंट, तो पेमेंट के लिए जो वाउचर्स बनाया जाएगा वो डेबिट वाउचर्स कहलाया जाएगा। और दूसरा बनता है क्रेडिट वाउचर्स, ये रिसिप्ट्स के लिए बनता है। अगर मेरे पास कहीं से भी कोई प्राप्ति हुई है, कोई पैसा आया है, तो जो वाउचर्स बनाया जाएगा वो क्रेडिट वाउचर्स होगा, वो सॉरी हाँ क्रेडिट वाउचर्स होगा वो। तो डेबिट वाउचर्स बनेगा पेमेंट के लिए और क्रेडिट वाउचर्स बनेगा रिसिप्ट्स के लिए। एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको। मान लीजिए मैंने अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे की 15,000 रुपीज़ मंथली, तो जो मैंने सैलरी पेमेंट की इसके लिए जो मैं वाउचर बनाऊंगा वो मेरा डेबिट वाउचर होगा। मान लीजिए मैंने कोई कमीशन रिसीव किया किसी काम के लिए, तो उसके लिए जो मैं वाउचर प्रिपेयर करूंगा वो मेरा क्रेडिट वाउचर होगा, यानी कि रिसिप्ट्स के लिए क्रेडिट वाउचर और पेमेंट के लिए डेबिट वाउचर्स। मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा ये जो आपको मैंने 3 टर्म पढ़ाई हैं, गुड्स, कॉस्ट और वाउचर्स, अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी न किसी पॉइंट पे अभी डाउट रह गया है, तो आप वो डाउट मुझसे बेझिझक कॉल करके पूछ सकते हैं या मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। अगर कॉल करना चाहें तो मेरा नंबर है 9416949631। इस नंबर पर आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। और जिन 5 प्रश्नों की मैंने बात आपको वीडियो के शुरू में की थी, वो प्रश्न ये रहे आपके सामने, और इनके जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। प्रश्न ये रहे आपके सामने। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वास्तव में ऐसा ही है तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।